दोस्तों, एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की की जो शादी होती है वो एक ऐसे लड़के के साथ हो जाती है जिसकी सारी डिग्रियां नकली होती हैं। मतलब पैसे देकर जो पास कराया जाता है। जब उसे 8 दिन के बाद ये पता लगता है कि मेरा पति इतना योग्य नहीं है जितनी उसके पास डिग्री है, तो उसे बहुत अफसोस होता है। जिसका नाम निशा होता है। निशा अच्छे खासे घर की होती है, पढ़ी लिखी लड़की होती है। लेकिन निशा के घर वाले इतने अमीर नहीं होते जितने की प्रदीप के होते हैं। प्रदीप जो है, प्रदीप के पास डिग्रियां तो है लेकिन उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वो सारी जो डिग्री है उसे पैसे देकर दिलाई गई थी। तो निशा को जब पता लगता है कि मेरा पति इतना योग्य नहीं है, तो उसे जो बहुत ही अफसोस होता है। वो सोचती है, मन ही मन सोचती है कि मेरी शादी ऐसे पति के साथ हो चुकी है, मतलब अनपढ़ के साथ हो चुकी है। मेरी पूरी जिंदगी का क्या होगा, इसके साथ मेरी जिंदगी कैसे व्यतीत होगी। दोस्तों, प्रदीप के घर वाले बहुत ही अच्छे थे। प्रदीप के घर में प्रदीप के अलावा उसके मम्मी पापा और एक बहन थी जिसका नाम रूबी होता है। तो रूबी जो है अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम रखती थी। और निशा भी अपनी नंद को बहुत प्रेम से रखती थी और अपने सास ससुर को भी बहुत प्यार देती थी। और वो जो है प्रदीप को भी जो है प्यार करती थी। लेकिन उसे एक चिंता खाई जाती थी कि मैंने सोचा था कि मुझे पति जो मिलेगा वो मेरे से भी ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार मिलेगा, लेकिन इनके पास डिग्रियां हैं और ये इतने पढ़े लिखे जो है नहीं हैं। तो मेरी जो जिंदगी का गुजारा है वो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मान लो अमीर तो है ये, लेकिन मेरे हिसाब से लड़का जो है, मेरे पति इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। अगर कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, निशा की शादी जब प्रदीप के साथ हो जाती है, तो निशा को पता लगता है कि प्रदीप जो है इतना पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। तो जो है वो उसे जो है काफी एहसास होता है कि मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे झूठ बोला था और बिचौलिया ने जिसने भी शादी कराई थी उसने भी झूठ बोला था कि लड़का इतना पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है, लेकिन लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो सब कुछ जो है सही तरीके से चल रहा था। जो प्यार उसे मिलना चाहिए था निशा को, वो ससुराल वाले दे रहे थे। प्रदीप भी कोई कसर नहीं करता था। जो सुख एक बीवी को देना चाहिए था, सारा सुख उसे मिल रहा था। प्रदीप सीधा साधा बंदा था, कोई स्मोकिंग कोई नशा वो नहीं करता था। लेकिन वजह एक ही थी कि उसके अंदर जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए वो अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाया। दौलत बेशुमार थी उसके पिताजी के पास। तो यही 2-3 महीने चलते रहते हैं। जब 2-3 महीने गुजर जाते हैं तो एक एक मोड़ ऐसा आता है उनकी जिंदगी में, जो सारी जिंदगी उनकी बदल जाती है। तो जब ही जो प्रदीप के पिताजी का देहांत हो जाता है, एक बीमारी के चलते जो है प्रदीप के पिताजी का देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाता है तो दोस्तों, प्रदीप जो है पूरी तरीके से बिखर जाता है। क्यों? उसके पिताजी ही सब कुछ संभालते थे। जो बिजनेस था, जो मतलब सब कुछ उसके पिताजी के ऊपर ही था, वही उनको संभालते थे। प्रदीप पे अभी जिम्मेदारी नहीं उन्होंने सौंपी थी, अभी नई शादी प्रदीप की हुई थी। तो प्रदीप को जो है बहुत बड़ा जो है संकट आ बैठता है। तो प्रदीप को अपने पिताजी की विदाई के साथ जब अंतिम संस्कार करने के लिए जाता है तो बहुत रोता है, बिलखता है और कहता है, आपने ये क्या किया, अधर में ही आपने मुझे छोड़ दिया, कुछ समझाया भी नहीं, बताया भी नहीं। तो दोस्तों, होने को जो मंजूर है वो होकर ही रहता है। तो जब निशा के मन में जो है ये बात जो है आने लगी कि मैं तो यहाँ से डिवोर्स लेने कह रही थी, लेकिन अब जो ससुर का देहांत हो चुका है, क्योंकि मेरे पिता समान है, उन्होंने मुझे पूरा प्यार दिया ससुराल में जो एक बहू को मिलना चाहिए था। तो जो निशा भी जो है वहाँ पर जो रुक जाती है। फिर रुकने के 1 महीना बाद जैसे ही हो जाता है, खत्म हुआ, तो निशा अपने घर मैके जाती है। तो निशा अपने मैके चली जाती है तो अपने घर पर जाकर अपने पिताजी से कहती है, पापा आपने मेरी शादी ऐसे घर की है, क्योंकि मेरे हिसाब से लड़का पढ़ा लिखा इतना नहीं है जितना आपने बताया था, उस हिसाब से लड़का नहीं है। तो जो है निशा के पापा कहते हैं, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ा लिखा ना ही सही लेकिन समझदार बहुत है, कोई नशे में नहीं है, दौलत है, सब काम है, जो ऐसो आराम आपको मिलना चाहिए वो देता है, क्या कोई कमी है। बोले नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है।
तो बोले बेटा आपको क्या टेंशन है? बोले पापा मेरे योग्य जो लड़का है वो नहीं है, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ लेकिन वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को कैसे काटूंगी। तो जो वो निशा के पिताजी निशा को समझाते हैं, बेटा अगर लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा होता, अगर आप कम पढ़ी लिखी होती तो क्या आपको लड़का ऐसे छोड़ देता जैसे आप लड़के को छोड़ने के लिए कह रही हैं। तो जो निशा जो है चुप रह जाती है और कुछ नहीं बोलती है। तो उसे सभी लोग घर के समझाते हैं, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मान लो पढ़ा लिखा दोनों में एक अच्छा है अगर एक कम है तो क्या उसे छोड़ दिया जाता है? ऐसा नहीं किया जाता। हमने आपके साथ जो भी किया वो अच्छा ही किया है, हमने बुरा नहीं किया है। लड़का कोई नशे में भी नहीं है, खानदानी लड़का है, सब कुछ है उसके पास। आप आई हो, तुम आई हो यहाँ पर, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपको ऐसा आते हुए देख और कहते हुए देख मुझे बहुत ही अफसोस होता है। बेटा मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था, मैंने आपके करियर के बारे में अच्छा ही सोचा था। तो वो उसके सिर पर जो है पढ़ाई का ही भूत सवार था। वो कहती है पापा मैं जो है प्रदीप के साथ नहीं रह सकती क्योंकि प्रदीप जो है मेरे लायक लड़का पढ़ा लिखा नहीं है। तो दोस्तों उधर जब मैके में रहती है तो वो जहाँ पर काम कर रही होती है शादी से पहले वहीं पर जो है काम करने के लिए द्वारा जो अटेंड कर लेती है, जो कि एक प्राइवेट फैक्ट्री में जो कंपनी में अच्छी खासी सैलरी पे मैनेजर की पोस्ट पर काम करती है, तो वहीं जाने लगती है। तो दोस्तों जब महीना बीत जाता है तब तो प्रदीप फोन करता है। तो प्रदीप का फोन पहली बार में तो निशा नहीं उठाती है। जब दोबारा फोन करता है तो दोबारा में फोन उठाती है, बोले हाँ कहिए क्या कर रहे हो। तो बोले आप एक महीने के लिए कह के गई थी, आपको 1.5 महीने के करीब में हो गया, पापा का देहांत हो चुका है, आप कब आपको मैं कब आऊँ बुलाने। तो निशा के अंदर जो गुस्सा इतना होता है वो कहती है आप मत आना मुझे बुलाने, मैं खुद आ जाऊंगी। तो उसे जो बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन जो उसे एहसास होने लगता है तो प्रदीप फोन काट देता है, ठीक है जब आपकी इच्छा हो जब आप आ जाना, कोई बात नहीं है। तो जो निशा जहाँ काम करती है तो उसी में एक लड़का होता है विक्की नाम का। तो विक्की नाम का जो लड़का होता है वो उनका सीनियर होता है, निशा का सीनियर तो होता है, लेकिन वो लड़का जो है बहुत ही स्मोकिंग करने वाला और आवारा अय्याशी लड़का होता है, लेकिन पढ़ा लिखा सही होता है। उनका सीनियर होता है निशा का। तो निशा जो है मन ही मन जो है विक्की का ख्वाब कर लेती है कि अगर विक्की से मेरी शादी हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन निशा ये नहीं जानती है कि विक्की बहुत नशेड़ी और तरह तरह के नशा करने वाला लड़का है। तो निशा जो है वो केवल उसकी जो है एजुकेशन पे ही फिदा हो जाती है कि ये लड़का मेरे योग्य है और मैं इससे शादी कर लूंगी। तो निशा जब घर वालों को बताती है कि मैं उसके साथ जो है नहीं रहना चाहती, मैं वहां से डिवोर्स लेने के बाद मैं एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसका नाम विक्की है, जो मेरे सीनियर हैं। तो घर वाले कहते हैं बेटा आप जो कर रही हो वो गलत कर रही हो, लड़के में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत आपको वहां पे नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर भी आप जो है अपनी एक अच्छी खासी जिंदगी पर ठोकर मार रही हो, ये आप अच्छा नहीं कर रही हो। तो जो है जब इतना समझाते हैं तो वो समझा कर नहीं मानती है। तो उसके घर वाले कहते हैं ठीक है जैसा आप करो वैसा करो, लेकिन हमसे वास्ता खत्म कर देना जब आप इस रिश्ते पर ठोकर मारोगी तो। तो उसके पिताजी जो इस बात को कह देते हैं, उसका भाई भी कह देता है। तो वो जो है कोर्ट मैरिज जो है विक्की से शादी कर लेती है। तो दोस्तों विक्की से जब शादी कर लेती है लेकिन प्रदीप को नहीं पता होता है कि निशा ने दूसरी शादी कर ली है। तो उसी के साथ रह रही होती है रूम पर उसी के। तो 2.5 महीने जब गुजर जाते हैं तो फिर एक विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है प्रदीप के ऊपर। प्रदीप की जो माता जी हैं वो बीमार पड़ जाती हैं। जब प्रदीप की माता जी बीमार पड़ जाती हैं तो जो वह काफी ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है। लेकिन इसी दौरान जो है प्रदीप की बहन की बात और जो है रूबी की और निशा की बात होती रहती थी। वो एक दूसरे को बहुत चाहा करती थी, लेकिन छुट्टी में भी कभी कभार जो है वो बात कर लेती थी। तो जब बीमार हो जाती है माता जी तो वो फिर फोन करता है, बोले आप अब आ जाओ माता जी की ज्यादा ही तबीयत खराब है। बोले हाँ मैं आ जाऊंगी। तो वो बिना बताए जो व्यक्ति को वहां पर जो आती है वहां पर आके देखती है तो प्रदीप की माता जी की तबीयत बहुत ही खराब होती है। वो मान लो ऐसे है जैसे उनकी लास्ट स्टेज जीवन का हो। तो उनकी माता जी प्रदीप की माता जी उसे देखती है और देखते ही खुश हो जाती हैं, बोले बेटा आ गई आप? बोले हाँ माता जी आ गई मैं। बोले बेटा आप इतने दिन के लिए गई थी, आपने फोन से भी नहीं पूछा? बोले नहीं मेरी बेटी से बात होती थी।
तो रूबी कहती है हाँ भाभी से मेरी बात होती थी। तो कहती है बेटा आप अपना घर देखो, अपने घर को देखो कैसे आपको चलाना है कैसे नहीं चलाना है। तो वो ये बात नहीं बताती है कि मैंने माता जी दूसरी शादी जो है कर ली है। जब ज़्यादा ही हालत बिगड़ जाती है तो प्रदीप अपनी माता जी को अस्पताल में जो भर्ती करा देता है। जब अस्पताल में भर्ती करा देता है तो उपचार के दौरान जो है दम तोड़ देती है। और इसी से जो 15 दिन पहले की बात, जो कि प्रदीप की जो बहन है उसकी सगाई तय हो जाती है। जब उसकी माता जी खुशी के मारे जब पागल हो जाती है, लेकिन भगवान की ऐसी लीला होती है कि 15 दिन के बाद प्रदीप की मम्मी की जो हालत है वो बिगड़ जाती है। और बिगड़ने के बाद वो अंतिम विदाई भी संसार से ले लेती हैं। तो प्रदीप पूरी तरीके से बिखर जाता है और सोचता है भगवान, क्या ऐसा ही तूने अगर जीवन दिया था तो जीवन दिया क्यों ले ही लेता। एक के बाद एक विपत्ति तूने मुझे दे दी, मैं कैसे संभालूं कैसे संभालूं मैं। तो जब वो रोता है बिलखता है तो निशा उसे समझाती है, बोले अगर आप ऐसे रोगे तो गुड़िया की जो शादी आपने तय कर रखी है उस शादी को कौन करेगा और कौन इस घर को मतलब संभालेगा। तो ये बात जो विक्की को पता लग जाती है कि मेरी जो वाइफ है वो वहां पर गई हुई है, और विक्की गाड़ी करके तुरंत आ जाता है। तो विक्की जब गाड़ी लेकर आ जाता है तो वो बोलता है, बोले आप चल रही हैं या नहीं। वहां आकर देखता है तो वो कहती है, बोले 2-3 दिन के बाद मैं आप खुद ही आ जाऊंगी, आप चलो मैं खुद यहाँ पर जो यहाँ से जो है जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं जो है आ जाऊंगी। तो विक्की जो बहुत गुशीला लड़का होता है वो नहीं मानता है और वो कहता है अगर इसी वक्त आपको चलना है तो मेरे साथ चलो, अगर नहीं चलना है तो उसका जवाब भी मुझे दो। तो फाइनली तो सब कुछ समझ जाती है, विक्की के साथ भी जीवन बिता लेती है, लेकिन पहला पति पहला ही पति होता है। तो वो कहती है जाइए, विक्की से कहती है जाइए आप, और प्रदीप का हाथ पकड़कर कहती है मैं जो है इन्हीं के साथ रहूंगी। तो जो है विक्की गुस्से में जो है चला जाता है और वो जो प्रदीप का हाथ पकड़कर प्रदीप को समझाती है, बोले संभालो अपने आप को, आपको शादी भी करनी है। तो अपनी माँ का गम भुलाकर वो 2-3 दिन के बाद जो अपनी बहन की सगाई शादी में जुट जाते हैं और जो सामान खरीदने लगते हैं। जो भी छोटा मोटा सामान है वो सारा सामान जो वो मार्केट से खरीद कर इकट्ठा करने लगते हैं, क्योंकि शादी बहुत जल्दी जो आ चुकी है। तो दोस्तों शाम को प्रदीप जो है सामान लाकर जो है सब लेकर तो आता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है, नर्वस होता है वो। और रात को जब 10 बजे के बाद सब सोते हैं तो वो उठ जाता है, उसे नींद नहीं आती और रोता है मन ही मन। और वो रात में अपना दिल किसी को अपनी बात नहीं बताना चाहता, लेकिन दिल ही दिल वो रोता है, रात को रो लेता है। लेकिन ऐसे करते हुए वो निशा एक बार उसे देख लेती है और वहां पर उसके पास पहुंच जाती है। तो निशा जो है बोलती है प्रदीप से आप क्यों रो रहे हो। तो सारा वाकिया जो बताता है, बोले आप ही के सामने सब कुछ हो गया, भगवान ने एक से एक विपत्ति मुझ पर दे दी, मैं कैसे संभलूं कैसे मैं इससे निकलूं। तो निशा कहती है मैं आपके साथ हूँ, हर विपत्ति में मैं आपके साथ रहूंगी। जो होना है जो तो होना ही रह जो जो होना होना होता है वो तो होकर ही रहता है। लेकिन गुड़िया की शादी है रूबी की, लेकिन अच्छी शादी जो अच्छी तरीके से करो, इसे भी एहसास ना हो कि मम्मी पापा आज से सब कुछ हम ही है इसी के। तो ऐसे कभी भी उदास मत होना, ना तो रूबी पर क्या बीतेगी। तो वो अपने दिल पर पत्थर रख के जो है मुस्कुराहट के साथ अपनी बहन की शादी की तैयारी में जुट जाता है। और बारात आती है, पूरा स्वागत करता है, खाना खवाना और सब होता है। अब शाम को जब विदाई होती है, जयमाला पड़ती है, तो वो अपनी बहन को जो है कन्यादान के लिए वहां पर आता है। फिर वो एक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने पिताजी की और माता जी की याद उसे आने लगती है, क्योंकि वो इतना समझदार इतना वो नहीं था कि जिम्मेदारी को संभाल पाए। वो इसी जिम्मेदारी को एहसास करते हुए अपने मम्मी पापा को याद कर कर रोता है। फिर उसकी जो वाइफ होती है लीजा, वो उसे समझाती है और कमर पर हाथ रख के कहती है कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, वो वापस नहीं आ रहा है, लेकिन जो आपको करना है वो आप करो। तो फिर वो एक पत्थर दिल पर रखकर सारा सब काम खुशी हंसी खुशी अपनी बहन को जो विदा कर देता है। जब उसकी बहन विदा हो जाती है चली जाती है अपने घर, तो जो वो निशा से पूछता है ये जो आए थे क्या आपने दूसरी शादी कर ली है। तो निशा बताती है हाँ मैंने दूसरी शादी बेशक कर ली है, लेकिन मैं जो आप ही के साथ रहूंगी
और इसके साथ कभी नहीं जाऊंगी, आज से इस घर में ही रहूंगी। तो जो प्रदीप को ऐसा लगता है मान लो जैसे कोई दूसरा सहारा उसे मिल गया हो। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपको एक से एक बढ़कर नई कहानियां मिलती रहें। मिलता हूं फिर किसी नई कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।